हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज यहाँ पर एमपीपीएससी 2026 को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं, एमजीआईसीएस की। अब आज के हमारे यहाँ से जो टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं वो कौन से टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं? फुल टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, एफएलटी। यहाँ पर आपके जो है जैसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, मतलब 1 से लेकर 6 यूनिट तक के यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर अब यूनिट वाइज की जगह फुल टेस्ट यहाँ पर लगना स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे देख सकते हो एफएलटी फर्स्ट, मतलब कि एफएलटी फुल टेस्ट वाला जो आपका पहला है और ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक बार चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एक छोटा सा अपडेट और है कि अपना ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर जो है आपको हमने प्ले स्टोर पर सर्च करने के लिए बोला था। प्ले स्टोर पर सर्च करके भी जो है आप डाउनलोड को कर पाओगे यूपीएससी नेट। यहाँ पर मल्टीपल टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज की पीडीएफ सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। बाइलिंगुअल रहेगा तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको देख पाओगे। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला अपना क्वेश्चन आता है, असत्य कथन का चयन कीजिए। मतलब कि जब असत्य कथन आ जाए और आपको समझ में ना आए तो एक चीज यहाँ लिख लिया करो, जब असत्य कथन हो गलत कथन का चुनाव करें। अब सही समझ में आने लगा है। गलत कथन कौन सा है? अथर्ववेद का उपवेद जो होता है शिल्प वेद होता है, ये तो सही लिखा है। ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं, ये भी बात सही लिखी है। ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से ना होकर आपका ऋग्वेद से। किससे है? ऋग्वेद से संबंध है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। सबसे लघु मांडुक उपनिषद है, तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद, ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है, सबसे लघु मांडुक उपनिषद है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्गर्भ संस्कार के अंतर्गत कौन सा संस्कार नहीं आता है? अंतर्गर्भ संस्कार के अंतर्गत कौन सा संस्कार नहीं आता है बात की जा रही है, तो सीमांतोन्नयन आता है, पुंसवन आता है, गर्भाधान आता है। जबकि समावर्तन की बात किया, समावर्तन आपका अंतर्गर्भ के अंतर्गत नहीं आता है। समावर्तन आपका मतलब होता है वापस लौटना, गुरुकुल से वापस लौटने का मतलब होता है, जबकि अंतर्गर्भ के अंतर्गत आपका इसमें समावेशन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा ऑप्शन असत्य, मतलब कि गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? जैसे लोहड़ी जो है पंजाब में किया जाता है, करेक्ट है। ओणम केरल में मनाया जाता है, ये भी ठीक है। पोंगल की बात की जाए तो पोंगल आपका आंध्र प्रदेश में नहीं होता है। पोंगल की बात किया तो आपका पोंगल तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी वाला गलत है। और बिहू असम राज्य में मनाया जाता है, ये आपका करेक्ट है। अब ध्यान रखना है, उत्तर भारत में फसल की कटाई के समय मनाए जाने वाले पारंपरिक त्योहारों के रूप में इनको जो है जानते हैं। तो लोहड़ी पंजाब में, ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में और बिहू असम राज्य में। त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? भाई त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसका कारण मुख्य क्या था इसकी बात की जा रही है। तो कन्नौज की राजनीतिक प्रतिष्ठा एवं सामरिक महत्व के कारण त्रिपक्षीय संघर्ष आपको देखने को मिलता है। और त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करें तो 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य में यह फैला हुआ था। 200 वर्षों से अधिक समय तक इसमें जो है आपका रहा था। इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष का मतलब है कि 3 राजवंशों ने इस पर जो है संघर्ष किया है। एक तो आपके आते हैं गुर्जर प्रतिहार, कौन से आते हैं? गुर्जर प्रतिहार आते हैं। दूसरे आपके राष्ट्रप्रंथ आते हैं यहाँ पर पाल, और तीसरे आपके आते हैं राष्ट्रकूट। इन तीनों वंशों के बीच में जब कन्नौज को लेकर जो है युद्ध हुआ, तो उसी को हम त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जानते हैं। अब हर एक क्वेश्चन में बहुत बड़ी बड़ी डिटेल है। पाल वंश में गोपाल थे, मिहिर भोज, तो इस तरीके से अब हम बात नहीं करें क्योंकि अब टाइम कम है, तो अपना उतनी ही बात करेंगे जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। बाकी और भी टेस्ट हमने लगाएंगे, वहां पर हमने डिटेल में बात की, तो उसको भी आप देख पाओगे। 5वां क्वेश्चन आता है, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव किस वंश से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य में भी ने कई वंश हुए हैं, जैसे आपका संगम वंश, सालुब वंश, तुलुप वंश, अराबेडु वंश। तो इसी तरह कृष्णदेव जो है किस वंश से थे? तो तुलुप वंश से। तैयार रखेगा। विजयनगर साम्राज्य जो है, साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, लेकिन कृष्णदेव जो थे तुलुप वंश से संबंधित थे। सन्यासी विद्रोह का जो काल है किस अवधि में माना जाता है? सन्यासी विद्रोह के काल की बात की तो मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में हुआ था। सबसे पहले तो ये समझो। अब किस अवधि में? 1763 से लेके 1800 के बीच में सन्यासी विद्रोह जो है माना जाता है। नेक्स्ट आता है, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा और यह नाम किस ग्रंथ में दिया गया है? तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को किसने कहा है? तो सावरकर ने कहा था, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के अंतर्गत। तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1932 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार घोषित किया गया और इसका विरोध किसने किया और परिणाम स्वरूप कौन सा समझौता हुआ था? तो 1932 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार घोषित किया गया, बात ठीक है। और बात की जा रही है कि यह किस
किसका विरोध किसने किया, इसका विरोध जो है किसके द्वारा किया गया और परिणाम स्वरूप कौन सा समझौता हुआ है। तो आप कहेंगे जो इसका विरोध है वो आपके गांधी ने किया था और इसके परिणाम स्वरूप पूना पैक्ट, पूना समझौता सामने आपका आया था। आपको पता होगा 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त 1932 को यह जो है पूरा कर्मकांड देखने को मिला था, जहां पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। नेक्स्ट आता है 1940 के लाहौर प्रस्ताव का संबंध किससे था और यह प्रस्ताव किस संगठन के द्वारा पारित किया गया। 1940 का लाहौर प्रस्ताव का संबंध की बात की जा रही है तो आप कहेंगे पाकिस्तान की मांग को लेकर था और इसका प्रस्ताव का संगठन पारित जो है मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। टाइम पीरियड क्या था, 1940 था। प्रॉपर बात की जाए तो 23 मार्च 1940 को औपचारिक राजनीतिक घोषणा पत्र के माध्यम से पाकिस्तान आंदोलन की नींव जो है रखी गई थी। नेक्स्ट आता है किस आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 पारित किया गया। तो यहां पर किसकी सिफारिश पर, तो आप कहेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश जो है फजल अली के द्वारा लिखी गई थी। फजल अली हालांकि इसमें कौन थे, तो आप कहेंगे इसमें अध्यक्ष थे और इसमें दो और सदस्य थे। बात किया तो एच एन, एक तो आपके थे कुंजरू, दूसरे व्यक्ति थे के एम पडिक्कर, ये आपके सदस्य थे दोनों और फजल अली इसके अध्यक्ष थे और इन्हीं की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित जो है किया गया था। इसमें इन्होंने सिफारिश की थी कि 14 राज्य होना चाहिए और 6 आपके यूनियन टेरिटरीज होने चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओरछा को राजधानी के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। ओरछा को राजधानी के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो है रुद्र प्रताप सिंह को दिया जाता है। रुद्र प्रताप सिंह ने ओरछा के शहर की स्थापना की बात करें तो 1531 में की हुई थी। ठाकुर दौलत सिंह ने 1857 की क्रांति में किस क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठाकुर दौलत सिंह ने 1857 की क्रांति में किस क्षेत्र से, तो आप कहेंगे नर्मदापुरम एवं देवास से। नर्मदापुरम देवास से ठाकुर दौलत सिंह के द्वारा 1857 की क्रांति से विद्रोह जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें असत्य कथन मतलब कि गलत ऑप्शन इनमें कौन सा है। जैसे सांची स्तूप की जो खोज है विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा की गई है, क्या एक सही है, बिल्कुल ठीक है। भीमबेटका को यूनेस्को की 2003 में शामिल किया गया, तो भीमबेटका को 2003 में शामिल किया गया था क्या, आप कहेंगे ऑप्शन, भाई ये ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। भीमबेटका की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, तो ऑप्शन क्या कहेंगे, ये भी ऑप्शन सही है। अब पूछा क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। अब पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य ऑप्शन कौन सा है, मतलब गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, पहला और जो तीसरा वाला है वो ऑप्शन आपके गलत है, तो मतलब क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। भीमबेटका को यूनेस्को की सूची में 2003 में डाला गया था, तो ये ऑप्शन लिखा सही है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत था। ठीक है, अब बात किया सांची स्तूप की खोज किसने की थी, तो 1818 में की गई थी जनरल टेलर के द्वारा, जनरल टेलर के द्वारा जो है की गई थी। ठीक है, और भीमबेटका की खोज की बात की किसने की थी, तो 1957 में की थी। किसने की थी 1957 में, विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी, विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा जो है की गई थी। ठीक है, तो आपके ए और सी ये दो ऑप्शन आपके गलत थे, जबकि बी वाला सही था। पहाड़गढ़ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित हैं। पहाड़गढ़ की गुफाओं की बात की रही है, तो आप कहेंगे पहाड़गढ़ की जो गुफाएं हैं मुरैना जिले में है। नदी पूछे जाए तो आप कहेंगे आसन नदी के पास में, कहां पर है, आसन नदी के पास में है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब की बात कर रहा है कि यहाँ पर गलत ऑप्शन कौन सा है। कालिदास सम्मान केवल नाट्य कला के क्षेत्र में दिया जाता है, केवल नाट्य कला के क्षेत्र में देता है कि ये सही है, चलिए खैर बात करेंगे आगे भी हम। कबीर सम्मान भारतीय का परंपरा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो देखो कालिदास सम्मान की बात करें तो केवल नाट्य कला के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, बल्कि शास्त्रीय नृत्य में भी दिया जाता है, याद रखिएगा किसमें, शास्त्रीय नृत्य में भी दिया जाता है। दूसरा शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में ये नृत्य हो जाएगा और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में भी दिया जाता है। नाट्य कला के क्षेत्र में तो दिया ही जाता है, साथ में रूपांकर कला के क्षेत्र में भी दिया जाता है। पूछ रहा है इनमें ऑप्शन कौन सा सही नहीं है, तो ए ऑप्शन तो यहाँ पर आपका गलत है। ठीक है, बी सही है। ऑप्शन यहाँ पर बात की जा रही है मैथिली शरण गुप्त सम्मान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जाता है, बिल्कुल ठीक है। तानसेन समारोह प्रतिवर्ष ग्वालियर में आयोजित किया जाता है, ये भी करेक्ट है। ए ऑप्शन वहां पर जो है आपका क्या था, गलत था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक तरफ शिल्प कला है दूसरी तरफ क्षेत्र है, कौन सा शिल्प कला किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे छिपा शिल्प कला की बात करें तो उज्जैन से संबंधित है, ढोकरा शिल्प कला की बात करें तो बैतूल से संबंधित है। अब इसी तरह बात की जाए कि उचहरा शिल्प कला धातु शिल्प की, तो उचहरा धातु शिल्प जो है सतना जिले से संबंधित है और चिचली धातु शिल्प नरसिंहपुर जिले से संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट है।
बुंदेलखंड का जयदेव किस कवि को कहा जाता है? तो बुंदेलखंड का जयदेव जो कहा जाता है वो कवि ईश्वरी को कहा जाता है। रखिए, कवि ईश्वरी को आपका क्या कहते हैं? बुंदेलखंड का जयदेव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ गुफाएं हैं, दूसरी तरफ स्थान है, कौन सी गुफाएं किस स्थान से संबंधित है? जैसे बिलुआ की गुफाओं की बात की जाए तो आपकी ग्वालियर से संबंधित है। सिद्धांचल की गुफाओं की बात की जाए तो आपकी ये भी ग्वालियर से संबंधित है। मारा की गुफाओं की बात किया तो सिंगरौली जिले से संबंधित है। और सिलहरा की गुफाओं की बात की जाए अनूपपुर जिले से संबंधित है। तो इस टाइप में आप इनको भी याद करो, मिलाने में क्वेश्चन बहुत आते हैं। मध्य प्रदेश के कलाकार अर्जुन सिंह धुर्वे को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित जो है किया गया था? तो 2022 में मध्य प्रदेश कलाकार अर्जुन सिंह धुर्वे हैं, इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भड़म एवं सैतम मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं? भड़म और सैतम की बात की जा रही है, तो भड़म और सैतम जो है भारिया जनजाति के प्रमुख नृत्य के रूप में इनको जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ऑप्शन यहाँ पर कौन से सही हैं? जैसे अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, क्या सही है? बिल्कुल बात ठीक है। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, ये भी बात सही है। अरावली पर्वतमाला पश्चिमी घाट का भाग है। अब खुद बताओ, पश्चिमी घाट का भाग है जब राजस्थान में, तो पश्चिमी घाट का भाग कैसे हो जाएगा? नहीं है, तो केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन साफ साफ लिखा है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन असत? गलत ऑप्शन इन चारों में कौन सा है? जैसे बात अगर की जाए तो कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहती हैं, बिल्कुल ठीक है। दामोदर नदी को बंगाल की शोक नदी कहती हैं, ये भी करेक्ट है। सोन नदी को गंगा की दाहिनी रूप से सहायक नदी के रूप में जाना जाता है, करेक्ट है। घाघरा नदी प्रायद्वीप भारत से निकलती है। अब खुद बताओ, घाघरा नदी गंगा की सहायक नदी है, प्रायद्वीप भारत से कैसे निकलेगी? भाई डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। कौन सी झील कृत्रिम झील है? तो इन चारों में कृत्रिम झील की बात करी कौन सी है? नैनीताल, सांबर झील और बुलर झील, ये आपकी कृत्रिम झीलें नहीं है। जबकि भोजताल झील की बात की जाए, जो कि मध्य प्रदेश के कहां पर है? भोपाल में बनी हुई है भोजताल झील, और यही आपकी जो है कृत्रिम झील है। तो आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। भोजताल झील कृत्रिम झील नहीं है। कृत्रिम झील का मतलब होता है मानव निर्मित झील, याद रखिए, जिसने मानव ने बनाई है उसे कृत्रिम झील कहते हैं। जबकि नैनी झील, सांबर झील और बुलर झील प्राकृतिक रूप से बनी हुई झीलें हैं। ला नीना के दौरान भारतीय मानसून पर संभावित क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो ला नीना के दौरान भारतीय मानसून पर प्रभाव की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे सामान्य से अधिक वर्षा होती है, उसे ला नीना का प्रभाव देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सही है और यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, चोटियां हैं और यहाँ पर घाट है, लेकिन पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन गलत है। जैसे गुरु शिखर जो है अरावली पर है, करेक्ट है। अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट पर है, सही है। धूपगढ़ बिन्नन, धूपगढ़ बिन्नन पर है क्या? नहीं, हम कहेंगे धूपगढ़ जो है सतपुड़ा पर है। किस पर है? सतपुड़ा पर है। और महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर है, करेक्ट है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत था। भारत में गन्ना उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो भारत में गन्ना उत्पादक राज्य की बात की जा रही है, कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जो है आपके गन्ना उत्पादक भारत में राज्य जो है माने जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभान्वित जो है हुआ है? तो हरित क्रांति में सबसे ज्यादा इन चारों में देखा जाए तो पंजाब राज्य सबसे ज्यादा 1960 के दशक में लाभ मिला है। परमाणु ऊर्जा के प्रमुख ईंधन कौन से हैं? तो परमाणु ऊर्जा के प्रमुख ईंधन की बात की जा रही है, आप सभी को पता होगा, U-235 मतलब यूरेनियम की बात की जा रही है। परमाणु ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है या ईंधन है वो यूरेनियम को जो है जाना जाता है। चक्रवात दितवाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रवात दितवाई जो नवंबर दिसंबर 2025 में आया था, वह कौन सा प्रभावित क्षेत्र इसमें रहा है? तो पांडुचेरी, तमिलनाडु और श्रीलंका, ये सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र यहाँ पर जो है देखने को मिले हैं। ये वाला पूरा आपका देखने को मिलेगा कि आपका तमिलनाडु, श्रीलंका और पांडुचेरी ये चक्रवात दितवाई से प्रभावित हुआ है। चक्रवात दितवाई का नामकरण की बात किया किसने रखा था? तो दितवाई जो नाम है आपने किसके द्वारा दिया गया? तो यमन देश के द्वारा जो है दिया गया था। भारत ने इसके लिए मतलब श्रीलंका के लिए एक आपका ऑपरेशन भी चलाया था। अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑपरेशन याद रखिएगा, भारत के द्वारा श्रीलंका में सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन सागर बंधु। क्या था? ऑपरेशन सागर बंधु नाम था। श्रीलंका को सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने चलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10 की जनसंख्या, 10 की मतलब की क्या होती है? 10 सालों की जनसंख्या को, या 10 सालों के लिए हम दशक बोलते हैं या 10 की बोलते हैं। तो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो भारत की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर की बात की जा रही है 17.7%। मध्य प्रदेश की नहीं पूछ रहा है, ये भारत की पूछ रहा है। 17.7% देखने को मिलेगी।
साल वन मुख्यतः मध्य प्रदेश के किस भाग में पाए जाते हैं? जो साल वन है मध्य प्रदेश के पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत के सॉरी माफी चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भाग में जो है साल वन पाए जाते हैं। साल वन बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 4.15 भाग पर जो है साल वन फैले हुए हैं। मध्य प्रदेश निम्नलिखित नदियों को लंबाई बड़ी से छोटे के आधार पर सही क्रम, मतलब सबसे बड़ी कौन सी है फिर छोटी कौन सी है? तो इन चारों में अगर देखा जाए तो सोन नदी सबसे बड़ी है ना। सोन नदी की अगर बात की जाए, यहाँ पर लिखते चलता हूँ, सोन नदी की अगर लंबाई की बात की जाए तो 784 किलोमीटर में है। वहीं बात की जाए तो फिर ताप्ती नदी, ताप्ती नदी की बात की 724 किलोमीटर में लंबाई है। वही बात की जाए तो बेतवा की, तो बेतवा की लंबाई आपकी 590 किलोमीटर में। तो सोन, ताप्ती और बेतवा, तो इस टाइप में ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। असत्य कथन का चयन कीजिए, गलत ऑप्शन इनमें से कौन सा है? चलिए बात करेंगे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला बालाघाट है। मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कोई बता सकता है? कमेंट करके बताओ कि मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। मैंने कई बार बताया है आपको, बताइए कितनी होती है। ठीक है, हालांकि औसत वर्षा वाला जिला बालाघाट करेक्ट है। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 44 इंच होती है ना। और मैंने आपसे सेंटीमीटर में पूछा, याद रखना है। 44 इंच होती है, बिल्कुल करेक्ट है। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला भोपाल में है, भोपाल में नहीं है। ऋतु वेधशाला मध्य प्रदेश में कहां पर है? इंदौर जिले में है, याद रखिएगा, इंदौर शहर में है। तो सी ऑप्शन तो गलत हो गया। शीत ऋतु को मध्य प्रदेश का सियाला के नाम से जानते हैं, बिल्कुल बात ठीक है। तो हम कहेंगे ये ऑप्शन भी आपका सही है। तो ऑप्शन जो है आपका सी वाला गलत था, याद रखिएगा। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र की क्षमता लगभग कितनी है? भाई झाबुआ ताप विद्युत केंद्र की क्षमता की बात की जाए, पहले तो ये बात बताओ झाबुआ ताप विद्युत केंद्र है कहां पर? अब देखो, झाबुआ पे टिक मत लगा देना। झाबुआ नेहरू नाम लिखा है, लेकिन ये सिवनी जिले में, याद रखिएगा, किसमें? सिवनी जिले में बना हुआ है झाबुआ ताप विद्युत केंद्र, जिसकी क्षमता की बात की जा रही है तो आप कहेंगे 600 मेगावाट इसकी क्षमता है। ठीक है, ध्यान रखना है, झाबुआ के होने पर सिवनी जिले में है, झाबुआ में नहीं है। ये बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, मतलब इंपोर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले निम्न में से कौन से हैं? सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिलों की बात किया तो आपको यहां पर मिलेगा बालाघाट में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको अलीराजपुर में, अलीराजपुर का नाम बदल गया है, अब बड़ा आ हो गया है, तो अलीराजपुर में आएगा दूसरे नंबर पर। इसके बाद आपका आएगा मंडला जिला। तो आप कहोगे यहां पर सही, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला जिला मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं। इसके बाद अगर मंडला के बाद एक और ऑप्शन आता तो क्या कहते? डिंडोरी। क्या कहते? डिंडोरी जिले को कहते। मेगा फूड पार्क इंडस कहां पर है? मेगा फूड पार्क इंडस की बात किया तो खरगोन जिले में स्थित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मेगा फूड पार्क इंडस कहां है? खरगोन जिले में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, असत्य कथन का चयन कीजिए, मतलब कि गलत ऑप्शन इनमें से चारों में कौन से हैं? जैसे बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना 1964 में नहीं की गई थी। मध्य प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना की बात किया तो 18 जनवरी, 18 जनवरी कब की गई? 1962 को की गई थी। तो ऑप्शन सी वाला, तो ए वाला यहां पर गलत हो गया। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, जबलपुर आदि जिलों में चीनी मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। सुहागपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, बिल्कुल करेक्ट है। पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र बैतूल जिले में स्थित है, ये भी सही है। तो मध्य प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना 18 जनवरी 1962 को की गई थी। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आप कहेंगे चंबल क्षेत्र में जो मिट्टी है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, चंबल वाले क्षेत्र में। बावनथड़ी परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में है? इंपोर्टेंट बावनथड़ी परियोजना है। बावनथड़ी परियोजना की बात की मध्य प्रदेश में किस जिले में है स्थित है? तो बावनथड़ी परियोजना बालाघाट जिले में स्थित है। बावनथड़ी परियोजना की बात की तो महाराष्ट्र की भंडारा और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में समर्पित परियोजना है। तो बावनथड़ी परियोजना से थोड़ा सा महाराष्ट्र को भी आपको याद रखना, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, रानी अवंती जल विद्युत परियोजना किस नदी एवं जिले पे है? रानी अवंती जल विद्युत परियोजना की बात की जा रही है तो आप बोलोगे रानी अवंती जल विद्युत परियोजना जबलपुर जिले में है, नर्मदा नदी पर बनी हुई है। डी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए विचार कर लेते हैं। सही ऑप्शन के लिए संविधान सभा का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया था। थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ तो पता होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तौर पर किया गया था, तो गलत हो गया। संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी, बिल्कुल बात ठीक है। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया गया था, नहीं, प्रांतीय विधानसभाओं के आधार पर नहीं किया गया था, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन कहेंगे केवल बी वाला, दूसरा ऑप्शन सही है, जबकि पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ गलत है। नेक्स्ट आता है, कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं होता? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होता। कौन शामिल नहीं होता है? आप कहेंगे राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य शामिल नहीं होते हैं,
राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो यहाँ पर विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ पर स्थापना किस वर्ष की गई? अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान की बात की जाए तो इसकी स्थापना की बात की जा रही है, भोपाल में की गई थी। कब की गई थी बात की जाए तो 2007 में भोपाल में की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, उपयुक्त में से कितने युग्म यहाँ पर सही हैं? चलिए बात कर लेते हैं कौन से युग्म सही है। तो बात की है अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन से प्रावधान है, करेक्ट है। अनुच्छेद 129 में बात की जा रही है अभिलेख न्यायालय, रिकॉर्ड न्यायालय है, बिल्कुल बात ठीक है। अनुच्छेद 136 में विशेष अनुमति याचिका होती है, ये भी करेक्ट है। और अनुच्छेद 143 में न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति विचार विमर्श की शक्ति होती है, आपकी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति नहीं होती है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से, मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श जो है प्राप्त कर सकता है। तो केवल 1, 2, 3 सही है, बी ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, उपयुक्त में कौन से ऑप्शन सही है? तो इसमें भी सही ऑप्शन को ढूंढते हैं। जैसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था, जिसे लघु संविधान कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ था, संपत्ति का मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और 300A में जोड़ दिया गया, करेक्ट है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ था, 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा का अधिकार दिया गया, करेक्ट है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात की जाए तो आपके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, नहीं भाई 101 में नहीं दिया गया है, अगर बात की जाए तो 102 में दिया गया है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 101वें संविधान संशोधन में बात किया तो जीएसटी व्यवस्था को लागू किया गया था, प्रभावी किया गया था। तो ऑप्शन जो है 1, 2, 3 सही है, ये भी ऑप्शन पहला वाला करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग को जोड़ा गया था? तो 42 संविधान संशोधन के तहत बहुत सारे भाग जोड़े गए हैं, लेकिन इन चारों में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कौन सा? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को भाग 4 का जोड़ा गया था। और आर्टिकल की बात किया तो 51 को जोड़ा गया था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए थे। कौन से? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। हालांकि अब तो 11 हो चुके हैं, आपका एक चेंज करके भी। मनरेगा कार्यक्रम की परिकल्पना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने के लिए की गई थी? तो मनरेगा कार्यक्रम की परिकल्पना को अनुच्छेद 43 के अंतर्गत बनाई गई थी। मनरेगा का अब 100 दिनों की जगह पर अब जो है काम 125 दिनों के लिए जो है परिवर्तन कर दिया गया है और मनरेगा का नाम भी चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आर्टिकल 43 को परिकल्पना को प्रभावी बनाने के लिए की गई थी। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? गलत ऑप्शन इसमें से कौन सा है? उसकी नियुक्ति जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, करेक्ट है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते नहीं, राष्ट्रपति उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता है, उसी रीति रिवाजों से हटाया जाता है जिस रीति रिवाजों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो प्रसाद पर्यंत धारण नहीं करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये करेक्ट है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी करेक्ट है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं था। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए? देखो, पंचायत के लिए बात की जाए तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसको रखा गया था। मूल रूप से इसमें जो है 29 विषय को प्रदान किया गया, याद रखिएगा। 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है 29 विषय रखे गए हैं, याद रखना है। अब तुरंत आपको के लिए कौन चाहिए, नगर पालिका में कितने विषय रखे गए हैं ना, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग के पोर्टल सारा के सही नाम क्या है? भाई मध्य प्रदेश का राजस्व विभाग का पोर्टल है सारा, जिसका नाम की बात की जा रही क्या है? तो किस विभाग से संबंधित है? राजस्व विभाग से संबंधित है सारा, पहले तो याद कर लो। उसके बाद बात किया है तो स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मध्य प्रदेश का कौन सा जीआई टैग उज्जैन जिले से संबंधित है? तो इन चारों में उज्जैन जिले से बात की जा रही है, तो आप कहेंगे बटिक जो प्रिंट है वो उज्जैन जिले से संबंधित है। अब महेश्वरी सिल्क की बात की जाए तो यह खरगोन जिले से संबंधित है, अब इसको भी याद रखो। चंदेरी फैब्रिक की बात की जाए तो अशोकनगर जिले से संबंधित है, यहाँ पर इसको भी याद कर लेना है। और उसके बाद आपकी बाग प्रिंट की बात करें तो धार जिले से संबंधित है, और बाटिक प्रिंट उज्जैन जिले से संबंधित है। ये सब आपके क्या है? जीआई टैग है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत मिशन जनगणना का उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत मिशन जनगण का उद्देश्य मिशन जनगण का आपका क्या रहा है? उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे आम जनों को नागरिक सेवाएं पारदर्शिता के साथ, संवेदनशीलता के साथ उन समय सीमा के अंदर उपलब्ध करवाना, ये मिशन जनगण का जो है उद्देश्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक तरफ भौगोलिक संकेतक मतलब कि जीआई टैग के बारे में बात की जा रही है और किस जिले से संबंधित है बात की जा रही है। जैसे बात की जाए
तो आपके यहाँ पर मिर्च उत्पाद खरगोन जिले से संबंधित है, करेक्ट है। चंदेरी साड़ी अशोकनगर जिले से संबंधित है, करेक्ट है। बाग प्रिंट झाबुआ से नहीं, अभी ऊपर बताया हमने धार से संबंधित है, तो तीसरा वाला गलत है। जबकि आलू इंदौर जिले से संबंधित है, करेक्ट है। तो 1 2 4 सही है, तो डी ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, वर्ष 24-25 के अनुसार मध्य प्रदेश में उत्पादित प्रमुख मसालों में कौन सा शामिल नहीं है? तो लाल मिर्च शामिल है, लहसुन शामिल है, धनिया भी शामिल है, जबकि काली मिर्च की बात किया शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर कहेंगे शामिल नहीं है। गांव की बेटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गांव की बेटी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभावान छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना गांव की बेटी योजना का जो है उद्देश्य रखा गया है। गांव की बेटी योजना कब प्रारंभ की गई थी अगर क्वेश्चन आ जाए तो 2005 में जो है प्रारंभ की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में प्रमुख सब्जियों के उत्पादन में किस समूह का उल्लेख किया गया है? तो सब्जियों के उत्पादन में प्रमुख उल्लेख की बात किया तो आलू, प्याज, टमाटर का उल्लेख किया गया है और तीनों से मिलकर क्या बनती है? आलू टमाटर की सब्जी बनती है। ठीक है, चलिए विदेश व्यापार नीति 2023 की 4 महत्वपूर्ण स्तंभ कौन से हैं? भाई विदेश व्यापार नीति जो आपकी है, फॉरेन ट्रेड जो पॉलिसी 2023 की लाई गई है, उसमें 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। वह कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे एक तो है जिलों की बिजली से संबंधित, क्या है? जिलों की बिजली से संबंधित। दूसरा है गैस से संबंधित। तीसरा आता है जलापूर्ति से संबंधित और चौथा आता है अन्य सेवाओं के निर्माण से संबंधित। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जैसे निर्यात संवर्धन है ना, शुल्क छूट का प्रावधान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेन देन में लागत में कमी और उभरते ई कॉमर्स निर्यात जिलों का विकास। तो ये 4 आपके क्या होते हैं? आपके विदेश व्यापार नीति के जो है प्रमुख देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए 4 आपके पूछा है, चारों के चारों हमने यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आता है, आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना की बात की जाए तो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। की कब गई थी? 1935 में की गई थी, है ना। और यहाँ पर पूछा है अधिनियम, तो अधिनियम 1934 है, पर साल 1935। देश के लिए मौद्रिक नीति कौन तय करता है? भाई देश के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो कौन तय करता है? आरबीआई के द्वारा तय की जाती है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य देश नहीं है। भाई सार्क का सदस्य देश इनमें से कौन सा नहीं है? तो सार्क का फुल फॉर्म तो पता ही होगा ना, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। खैर, सार्क का सदस्य देश नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, जबकि म्यांमार सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क के सदस्य देशों की बात करें तो टोटल कितने हैं? 8 हैं। अगर 8 के आपको नाम याद करना हो तो भारत है ना, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आपका आ जाएगा बांग्लादेश, याद रखिएगा, शॉर्ट शॉर्ट में लिख देते बांग्लादेश। उसके बाद नेपाल, नेपाल के बाद बात किया तो श्रीलंका, श्रीलंका के बाद बात किया है तो आपका भूटान, भूटान, भूटान के बाद मालदीव, मालदीव के बाद अफगानिस्तान। ये आपके 8 देश हैं जो कि सार्क के सदस्य 8 देश। होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान का संबंध किससे है? तो होमी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात की जा रही है, मुंबई के ट्रॉम्बे में स्थित है। लेकिन इससे किस संस्थान से इसका संबंध है? आप कहेंगे परमाणु ऊर्जा संस्थान से इसका संबंध है। नेक्स्ट आता है कि इसरो के द्वारा विकसित पीएसएलवी रॉकेट को एक विश्वसनीय प्रक्षेपण यान माना जाता है। पीएसएलवी का पूर्ण नाम क्या है? तो पीएसएलवी का फुल फॉर्म बात कर रहा है तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और इसरो का सबसे विश्वसनीय एक क्या है? एक प्रक्षेपण यान है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैस संयोजन फोटो रासायनिक धुंध के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो आपका ऑप्शन रहेगा भाई भूरा धूसर धुंध के लिए, स्मोक के लिए फोटोकेमिकल जो होता है वो NOx प्लस VOCs, ये जो है सबसे ज्यादा प्रमुख भूमिका निभाता है, जिसमें हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड से प्रदूषित वातावरण पर सौर परावैंगनी विकिरण की क्रिया जो उत्पन्न होती है उससे धुंध जो है पैदा हो जाती है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है, बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। 2023-24 में भारत का समग्र स्कोर 71 रहा है, करेक्ट है। तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है। ध्यान रखना है SDG की इंडिया इंडेक्स की बात करें तो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है, ये कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा ऑप्शन सही है? SDG 13 का संबंध जलवायु कार्रवाई से है, क्या ये सही है? हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। SDG फर्स्ट का संबंध भुखमरी समाप्त करने से, नहीं भाई भुखमरी समाप्त करने से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन कहेंगे हम केवल और केवल आपका पहला सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है ना। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें उपयुक्त में कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे यूट्रोफिकेशन जल निकाय में पोषक तत्वों की अत्यधिक वृद्धि प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक है। यह प्रक्रिया मुख्यतः नाइट्रेट एवं फास्फोरस की कमी के कारण उत्पन्न होती है, तो ये सही है। आप कहेंगे नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे तत्वों की अत्यधिक वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है, किससे? वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है, तो दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बात की जा रही है। जैसे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम
1992 में प्रारंभ किया गया था, करेक्ट है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को कार्यान्वयन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के द्वारा जो है की जाता है, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ऑप्शन सही है। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन की संरचना में परिवर्तन के कारण लाल रक्त कणिकाएं दंती के आकार की हो जाती हैं, और यह रोग किस प्रकार की आनुवंशिक विरासत का दर्शाता है? तो आप कहेंगे यह रोग जो है आपके किस प्रकार के, आप कहेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव आनुवंशिक विरासत को जो है दर्शाता है। तो थोड़ा सा अब देख लेना है, बच्चे को माता पिता दोनों से ही असमान जीन विरासत में मिलने चाहिए। यदि केवल एक जीन मिलता है तो यह वाहक जो है हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, चर्चा में कई बार रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप अपने हैंड से भी थोड़ा और पढ़ने की कोशिश करिएगा। सेरिबेलम के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? तो सेरिबेलम के बारे में कौन सा गलत है बात की जा रही है, जैसे यह एक संतुलन बनाता है, करेक्ट है। यह शोषण नियंत्रित करता है, भाई शोषण को नियंत्रित नहीं करता है ना, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन तो यहाँ पर गलत है। यह राइडिंग और ड्राइविंग में सहायक है, करेक्ट है। शराब के बाद इसकी क्रिया प्रभावित होती है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर जो है आपके शोषण को नियंत्रित करता है सेरिबेलम, ये आपका ऑप्शन गलत था। मायोपिया क्या है? मायोपिया की बात की जा रही है, तो मायोपिया जो होता है एक दूर वस्तु धुंधली दिखती है, जैसे कह सकते हो कि यह आंखों से संबंधित क्या करता है, एक विकार है, दृष्टि दोष इसको कहते हैं मायोपिया को, है ना, आंखों से संबंधित एक बीमारी होती है, याद रखिएगा। पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखने लगती हैं, उसे मायोपिया कहते हैं। मामड़ी डोम्बोया किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो यहां बात किया तो गिनी के राष्ट्रपति चुने गए हैं, याद रखिएगा, कहां के? गिनी के राष्ट्रपति जो है चुने गए हैं। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी की बात की जा रही, कौन बनी है? आप कहेंगे स्मृति मंधाना बनी हुई है, आपका ऑप्शन ए वाला यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। कभी पूछा जाए कि सर्वप्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर 10,000 जो रन बनाए थे उनका नाम क्या है? मिताली राज नाम था। क्या नाम था? मिताली राज इनका नाम है, पहले नंबर पर आती हैं, और स्मृति मंधाना दूसरे नंबर पर आती है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2025 में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की मौत दर्ज की गई है? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बाघों की मौत दर्ज की गई है। लगभग 2025 में 166 बाघों की मृत्यु जो है बताई जा रही है, जिसमें से मध्य प्रदेश में बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आपके 55 है, और उसके बाद महाराष्ट्र में 38 हैं, इसके बाद आपके केरल में बात किया 13 है, और असम में बात किया तो 12 है। तो टोटल 166 की मृत्यु हुई है, जो आंकड़े आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 55 है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप को बनाया गया है? तो इस मोबाइल ऐप का नाम है अनमोल ऐप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, और आपकी बात की आ रही है कि सही है, ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले से संबंध है, तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मूल निवासी, ये भी करेक्ट है, तो दोनों ऑप्शन सही है, सी वाले पे हम यहाँ पर जो है टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? एयर मार्शल दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के पदभार ग्रहण किया है, और ये 26वें नंबर के नौसेना के प्रमुख बनाए गए, करेक्ट है। दूसरा आता है, इनका जन्म सिंगरौली में इनका जन्म नहीं हुआ था, इनका जन्म सतना जिले से इनका संबंध है, तो केवल पहला सही है, दूसरा वाला गलत है, क्या रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? जैसे विचार कर लेते हैं, प्रभात राय का संबंध जबलपुर जिले से है। प्रभात राय का संबंध की बात करें जबलपुर से नहीं है, प्रभात राय का संबंध जो है ग्वालियर जिले से इनका संबंध है, तो पहला वाला गलत हो गया। उन्होंने भोपाल में बड़े तालाब में राजा भोज की प्रतिमा बनवाई है, करेक्ट है, तो केवल दूसरा वाला सही है। महेश्वर की हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करके 250 से अधिक महिला बुनकरों को रोजगार देने के लिए पद्मश्री 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री से सम्मानित जो है 82 साल की सैली होलकर को इन्होंने खरगोन जिले से संबंधित है, और इनका नाम क्या है? तो ऑप्शन कहेंगे आप सैली होलकर नाम है, क्या है? सैली होलकर नाम है। 42 साल की सैली होलकर को जो है पद्मश्री 2025 में सम्मानित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो आप कहेंगे अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में बात की जा रही है कि भारत की जो रैंक है वो आपकी कौन सी है? आप कहेंगे 38वीं भारत की रैंक है। सुपर कंप्यूटर की कार्य क्षमता को मापने की इकाई क्या होती है? जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो किस में मापी जाती हैं? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड में, मतलब कि फ्लॉप्स में मापी जाती है, ध्यान रखिएगा, है ना, फ्लॉप्स में मापी जाती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य? गलत ऑप्शन कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह उपयोगकर्ता के विशेष कार्य करता है, करेक्ट है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कार्य कर सकता है, भाई नहीं कर सकता है। उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। इसे कस्टमाइज भी किया जा सकता है, ये भी करेक्ट है, लेकिन यह बिना सिस्टम के सॉफ्टवेयर के बिना कार्य कर से ऐसा संभव नहीं है, याद रखिएगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ ऑप्शन यहाँ पर सही थे।
CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में होता है? भाई कंप्यूटर एडेड डिजाइन की बात की जा रही है, सॉफ्टवेयर के उपयोग किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा की जाता है? आप कहेंगे इंजीनियरिंग डिजाइनिंग के क्षेत्र में किया जाता है। HTTPS में एस का क्या मतलब होता है और इसका उद्देश्य क्या है? तो HTTPS में जो सबसे लास्ट में एस लगा है, इसका मतलब क्या होता है बात की जा रही है। तो इसे हम सिक्योर कहते हैं, सुरक्षित संचार इसका मतलब होता है, याद रखिएगा सिक्योर से मतलब संबंधित होता है HTTPS से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? आपने सभी ने देखा होगा गवर्नमेंट की वेबसाइट जो होती है, ऐप होते हैं, वो निक ही बनाता है NIC। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? तो NIC का फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नाम है और इसकी स्थापना सरकारी विभागों को IT समर्थन प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। 1976 में इसकी जो है स्थापना को किया गया था। डिजिटल डिनायल ऑफ सर्विस DOS अटैक का प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ता है? डिनायल ऑफ सर्विसेज का प्रभाव की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे सेवा उपलब्धता बाधित होने से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म बात की जा रही है डिस्कशन फोरम श्रेणी में नहीं आता? तो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो डिस्कशन फोरम श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पर जो है टेलीग्राम। टेलीग्राम नहीं आता है, जबकि बात क्या है रेडिट, क्वेरा और डिस्कॉर्ड जो है आपके आते हैं, है ना। और टेलीग्राम क्या है? एक मैसेजिंग ऐप है, आप सभी को पता होता है, एक मैसेजिंग ऐप है। GSM का सही पूर्ण रूप क्या है? भाई GSM का पूर्ण नाम क्या है बात की जा रही है? तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इसको कहते हैं। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? GSM के नाम से जो हम जानते हैं। ह्यूमनाइड रोबोट में एक्यूटोटर का मुख्य कार्य क्या होता है? जो एक कोई डिवाइस होता है एक्यूटोटर, जिसका एक्यूटोटर जो कोई आपके मुख्य कार्य करता है, वो क्या कार्य करता है बात की जा रही है? सिग्नल को यांत्रिक गति में बदलता है। क्या करता है? सिग्नल जो होते हैं वो यांत्रिक गति में बदलता है, जैसे मतलब जो विद्युत ऊर्जा होती है ना, उसको यांत्रिक गति में बदलने का जो है एक्यूटेटर जो है कार्य करता है, याद रखिएगा। और रोबोट में कई सारे जॉइंट्स होते हैं, है ना, हिलाने के लिए, चलने के लिए, वस्तु को पकड़ने के लिए, ये सब चीज अलग अलग कार्य किए जाते हैं। जैसे CAIR का मुख्यालय कहां पर है? CAIR का मतलब क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जो कि DRDO की एक प्रयोगशाला है और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ये आपके कर्नाटक बेंगलुरु में बना हुआ है। आर्टिकल 339 संघ को कौन सी विशेष शक्ति प्रदान करता है? यह शक्ति मुख्यतः किस विषय के प्रशासन से संबंधित है? तो आर्टिकल 339 की बात की जाए तो आपके अनुसूचित क्षेत्रों को प्रशासनिक नियंत्रण के मामले में शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 338 ए किस संवैधानिक संस्था की स्थापना से संबंधित है? यह संस्था मुख्य रूप से किस वर्ग के हितों की निगरानी जो है करती है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की जा रही है 338 ए के तहत जो है, और आपको याद रखना है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और यह अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, याद रखिएगा, जिसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 में 338 के तहत की गई थी, 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। अरे ये पेज कैसे पलट गया? ठीक है, की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टंटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? भाई टंटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना है ना, और टंटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना की शुरुआत जो है 6 सितंबर 2022 को की गई थी। अब इसका उद्देश्य पूछ रहा है, तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को नवीन उद्यम की स्थापना के लिए कम ब्याज दर पर ऋण मतलब कि लोन उपलब्ध करवाना टंटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए, आहार अनुदान योजना का उद्देश्य क्या है? आहार अनुदान योजना के उद्देश्य की बात की जाए तो आहार अनुदान योजना सबसे पहले शुरुआत बात की जाए तो 23 दिसंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। और आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश की जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, जैसे बैगा, भारिया और सहारिया, इन लोगों को उचित पोषण प्रदान करना आपकी आहार अनुदान योजना के उद्देश्य के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रधान जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? भाई प्रधान जनजाति की बात किया तो सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल जिलों में पाई जाती है। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान की स्थापना की बात की तो 1984 में की गई थी। अब इसके मुख्यालय की बात किया तो जबलपुर में स्थापित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है, द लंदन जंगल बुक किताब का संबंध किस जनजाति से है? तो द लंदन जंगल बुक किताब का संबंध किस जनजाति के व्यक्ति से है? आप कहेंगे भज्जू सिंह श्याम से संबंध है। लहंगी नृत्य का संबंध कौन सा है? तो लहंगी नृत्य के संबंध के बारे में, कंजर, बंजारो, सहरिया लोगों का एक नृत्य होता है, जैसे लहंगी नृत्य के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में अनेक जनजातियों का प्रचलन मगरोहन क्या है? तो मध्य प्रदेश में अनेक जनजातियों में प्रचलित है मगरोहन, जिसे ये प्रचलन जो है विवाह स्तंभ के रूप में, मतलब कि जो विवाह होती है, जो विवाह होते हैं, मैरिज होते हैं, इन मैरिज के कुछ पिलर्स कहे जाते हैं, याद रखिएगा, है ना, जो पिलर्स कहे जाते हैं उन्हें हम मग मोरोहन के रूप में जानते हैं।
कोल जनजाति में स्नेही स्तंभ का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे दाह संस्कार से है। दाह संस्कार से जो है मृतकों के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में बनाया जाता है स्नेही स्तंभ, ध्यान रखिएगा। तो इसे हम दाह संस्कार के रूप में जानते हैं। तो हमने यहाँ पर फुल एफएलटी में MGICS से 100 क्वेश्चन कवर किए हैं। अब इसकी लगातार आपकी 10 वीडियो आएंगी, याद रखिए कितनी 10 वीडियो आएंगी। 10 की 10 वीडियो के अगर आपको PDF वगैरह डाउनलोड करना है और प्रिंट आउट निकलवाना है तो आप हमारे ऐप UPSC नेट पे जाएंगे, वहां से जो है डाउनलोड इस PDF वगैरह आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप की लिंक दे दी है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे सर्च करके भी वहां से डाउनलोड करके PDF वगैरह डाउनलोड आपको मिल जाएंगे। हालांकि आप चैनल पर जाओगे तो वहां पर आपको ऐप के अंदर बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी टेस्टेज मिलती हैं, वो भी आप अपने अकॉर्डिंग जो है देख पाओगे। तो इसी तरह दूसरी वीडियो में हम पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।